बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। तो अक्सरियत बर्ड्स जो हैं, इनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये खाने पीने में गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ज़्यादा खाना खाते हैं उसी की वजह से इनका जो हाई मेटाबॉलिक रेट है उसको फ्यूल मिलता है, और ये अपना टेम्परेचर और फ्लाइट वगैरह के लिए जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो यहीं से ही पूरा करते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि जो हमिंग बर्ड हैं, जब तक ये उड़ते रहते हैं लगातार साथ साथ फीड करते रहते हैं, लेकिन नेक्टर पीते हैं और नेक्टर पे फीड करते रहते हैं। चीज़ें इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी समझें इसको ज़रा। हमिंग बर्ड साइज़ में बहुत छोटा होता है। बहुत छोटी साइज़ होने की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फूड मतलब कि खा के अपने स्टमक वगैरह में जमा नहीं कर सकता। इस वजह से वो जितनी थोड़ी सी फूड खाता है वो फौरी तौर पे उसको डाइजेस्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसको फिर से भूख लग जाती है। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि इसकी जो विंग्स होते हैं ये 50 से लेके 80 टाइम्स पर सेकंड बीट करते हैं। अब इतनी स्पीड पे परों के बीट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो तो इतनी हाई स्पीड के ऊपर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट वैसे भी जनरेट होती है, मेटाबॉलिज़्म से भी जनरेट होती है। और अगर मेटाबॉलिज़्म को जैसे समझे एक मशीनरी है, उसको बहुत हाई स्पीड पे रनिंग रखना है, उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा मशीनरी चलने से गर्म हो जाएगी, उसको कूल डाउन भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से 24 आवर्स लगातार ये अपना मेटाबॉलिज़्म इतना हाई नहीं रख सकते। इसलिए रात के वक्त जब या फिर जब ये दिन के टाइम ही लेकिन उड़ नहीं रहे होते, आराम से बैठे होते हैं, तब ये एक ऐसी स्टैंड बाई स्टेट के अंदर चले जाते हैं जिसको डेली टॉर्पर कहा जाता है। उस केस के अंदर इनका बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज़्म, सांस लेने की स्पीड, दिल के धड़कने की स्पीड, सारा कुछ बहुत स्लो हो जाता है। और अगली सुबह ये दोबारा से अपने मेटाबॉलिज़्म को एक दफ़ा अप करके बाहर निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही अपनी फीडिंग स्टार्ट करते हैं फिर से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उतनी स्पीड में तेज़ होते जाते हैं। तो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऐसा ये सिर्फ हमिंग बर्ड्स के अंदर ही होता है, बाकी बर्ड्स के अंदर ऐसे नहीं होता। तो बर्ड्स की चोंचें और इनकी जो टंग्स, इनकी ज़बानें होती हैं, तो ये कई तरह से फीडिंग के लिए और कई तरह के फूड सोर्सेज को खाने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि जो वुड पैकर यानी कि वो लकड़ी और दरख्तों में सुराख करने वाला जो बर्ड होता है, उसकी ज़बान के ऊपर छोटे छोटे कांटे से लगे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परिंदे की चोंच और इनकी जो ज़ुबान होती है ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और ये जिस इन्वायरमेंट में और जिस तरह की चीज़ के ऊपर फीड कर रहे हैं ये उससे उसी हिसाब से अलहदा शेप में मॉडिफाइड होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी नेक्स्ट डायग्राम्स हैं, हम उनको भी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल वुड पैकर, जो दरख्तों की लकड़ी में सुराख करने वाला बर्ड होता है। इसकी जो चोंच होती है इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे से बने होते हैं ताकि दरख्तों की अनइवन बार्क के अंदर से ये कीड़े मकोड़े निकाल के उनको खा ले। सिमिलरली सैप सक्कर्स वो बर्ड्स होते हैं जो सेल सैप के ऊपर फीड करते हैं। ये दरख्तों और पौधों के अंदर सुराख करते हैं, और इनकी जो टंग होती है, अब वो जो बच्चों के फीडर धोने वाला ब्रश या बोतलें धोने वाला ब्रश होता है उस तरह की होती है। तो ये उसकी मदद से वो सेल सैप के ऊपर फीड करते हैं। सिमिलरली हमिंग बर्ड्स और जो दूसरे नेक्टर पे फीड करने वाले बर्ड्स हैं, इनकी टंग गोल होके
एक छोटी सी ट्यूब या जिस तरह से बोतल पीने वाला स्ट्रॉ होता है, इस शेप की बन जाती है ताकि उसकी मदद से ये नेक्टर पे फीड कर सके। अब इस पिक्चर के अंदर एक हमिंग बर्ड दिखाया गया है जिसको रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड कहते हैं। आर्किलोकस कोलोब्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। एक तो ये फीडिंग के दौरान फ्लावर के सामने अपनी पोजीशन एडजस्ट करके वहीं पे स्टिल रहता है हवा में। दूसरा ये कि हर तरह का हमिंग बर्ड हर फ्लावर से नेक्टर पे फीड नहीं कर सकता। हमिंग बर्ड स्पेसिफिक फ्लावर्स पे फीड करते हैं जिसकी शेप उसकी चोंच की शेप के हिसाब से कंपैटिबल होती है। अदरवाइज़ कुछ फ्लावर्स इतने डीप होते हैं उसका नेक्टर वाला पोर्शन नीचे होता है, इनकी चोंच वहाँ पहुँचती नहीं है, या फिर फ्लावर इस तरह से कर्व्ड होता है कि इसकी चोंच उसके अंदर नहीं जा सकती। दैट्स वाई डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट स्पीशीज़ के हमिंग बर्ड्स के दरमियान में एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। अब इस फिगर के अंदर कुछ बर्ड्स और उनकी चोंच की शेप दिखाई गई है जो कि उनके लाइफस्टाइल के साथ मैच करती है। ये वाली जो पिक्चर है ए वाली, इसको अमेरिकन बेल्ड ईगल कहा जाता है, अमेरिका का कौमी परिंदा है। अब इसकी चोंच आप देखें, ये आगे से कर्व्ड होती है, नोकीली होती है और बहुत तेज़ होती है ताकि जो जानवर इन्होंने पकड़ा है उसके गोश्त को ये फाड़ के खा सकें। कच्चा गोश्त चूँकि खाते हैं, कच्चे गोश्त को फाड़ना मुश्किल काम है। सेकंड एग्जांपल, ये वाली जो बी वाली है, इस बर्ड को कार्डिनल कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कार्डिनैलिस होता है। अब इसकी जो चोंच है ये छोटी है लेकिन मज़बूत है ताकि ये बीज को तोड़ के उसके छिलके के अंदर से गिरी निकाल के खा सकें। तीसरा जो बर्ड है इसको फ्लेमिंगो कहा जाता है। इसकी चोंच साइज़ में काफ़ी बड़ी है और थोड़ी सी नीचे को मुड़ी हुई है। तो ये सर नीचे करके अपनी चोंच के अंदर से पानी को गुजारते हैं, यानी कि ये स्ट्रेनर फीडर है। पानी को छान के उसमें मौजूद छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अलहदा करके खा लेते हैं। तो इसके अपर और लोअर जबड़ों के दरमियान में टूथब्रश की तरह के ब्रिसल्स या जिस तरह से कंघी के दंदाने होते हैं इस तरह के ब्रिसल्स होते हैं जो पानी को छानने का काम करते हैं, यानी कि उसको फ़िल्टर करते हैं और उसके अंदर से जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको निकाल के खा लेते हैं। तो इसकी फूड के अंदर मेनली क्रस्टेशियंस आते हैं जिसके अंदर कोपीपोड्स वगैरह आते हैं, डेफनिया, साइक्लोप्स, इस किस्म के छोटे वाले आर्थ्रोपोड्स। तो बाद में ये अपनी ज़ुबान की मदद से जो फूड इसके मुंह में फंस गई उसको इकट्ठा करके खा लेते हैं। ये वाली जो पिक्चर है ये वुड पैकर की है। अब इसमें आप देखें कि ये इसकी टांग है जिसके ऊपर ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ये दरख्त की बार्क है जो कि अनइवन है और इसने अपनी टांग की मदद से एक इंसेक्ट वहाँ से पकड़ लिया है और उसको अब खा रहा है। तो बर्ड्स के अंदर एसोफेगस का एक डायवर्टिकुलम यानी कि आगे को एक्सटेंडेड हिस्सा उसको क्रॉप कहा जाता है। तो क्रॉप फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है क्योंकि बर्ड्स जल्दी जल्दी खाते हैं और ये फौरी तौर पे फूड को क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं और फिर वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। फिर ये किसी सेफ़ जगह पे बैठते हैं, उसके बाद इनका फूड का डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्रॉप फूड को स्टोर करने वाला ऑर्गन है, सिर्फ स्टोर करता है और कुछ नहीं करता। फूड की ग्राइंडिंग और बाकी जो काम है वो इससे अगले ऑर्गन के अंदर होता है जिसको गिज़र्ड कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये आपका MCQ भी है कि पिजन्स मिल्क क्या चीज़ होती है। तो पिजन्स मिल्क, ये जो पिजन यानी कि कबूतर होते हैं, इनके क्रॉप के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक गाढ़ा वाइट या ऑफ वाइट कलर का लिक्विड होता है जो कि क्रॉप के ही सेल जो इसके अंदर वाली लेयर्स होती हैं उनके उतरने से बनता है। तो पिजन के जो बच्चे होते हैं उनको स्क्वैब्स कहा जाता है। तो उनकी मदर अपनी चोंच की मदद से उनको ये वाला लिक्विड पिलाती है और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो दाने वगैरह खाने लग जाते हैं और फिर उनको इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पिजन्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है या पिजन्स मिल्क क्या चीज़ होती है तो ये नहीं कहना
कि मिल्क सिर्फ मैमल्स में प्रोड्यूस होता है, ये मिल्क लाइक होता है, एक्चुअल मिल्क नहीं होता, और मेमरी ग्लैंड्स में नहीं बनता, ये क्रॉप के अंदर बनता है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है सीडर वैक्सविंग, एक स्पैरो लाइक बर्ड होता है, वल्चर गिद्ध होता है, फैल्कोनी फॉर्म्स और बाकी बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि हॉक्स, ईगल्स, काइट्स वगैरह। ये अपने एसोफेगस को स्टोरेज फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स के अंदर क्रॉप वाला पोर्शन अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता, क्योंकि कभी भी इनकी लाइफस्टाइल आप देखें कि ऐसे कभी भी नहीं होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट एक जगह पे इकट्ठे हैं और ये उन्होंने रज के खाए और उसके बाद उड़ के कहीं जाके बैठ गए अपने घर में और इसको आराम से डाइजेस्ट किया। इंसेक्ट चूँकि कोई कोई मिलता है और इतने बेवकूफ़ इंसेक्ट भी नहीं होते कि फ़ौरन पकड़े जाएं, इस वजह से इनको जैसे ही कोई इंसेक्ट मिलता है खा लेते हैं और सारा दिन उनकी तलाश में रहते हैं। इस वजह से स्टोरेज वाला काम इनके अंदर वैसे ही नहीं होता। तो बर्ड्स का स्टमक दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। प्रोवेंटिकुलरिस इसका होता है जिसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस आता है जिससे डाइजेशन स्टार्ट होती है, और वेंट्रिकुलस जो बाद वाला है जिसको गिजट भी कहते हैं, उसकी दीवारें मोटी होती हैं, ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। इसका काम होता है कि सीड या कोई भी चीज़ इसने खाई है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे पीसीस के अंदर तोड़ना, ताकि एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके। तो बहुत सारे बर्ड्स जिनके अंदर हमारे घरों में रखने वाले बर्ड्स यानी कि ये देसी मुर्गियाँ वगैरह भी आती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से छोटी मोटी कंकरियाँ पत्थर वगैरह निगल लेते हैं और वो इनके गिजट वाले पोर्शन के अंदर ही रहते हैं। तो जब फूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है तो उन पत्थरों के साथ रगड़ खा के वो सीड वगैरह जल्दी टूट जाते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस आपने क्रोकोडाइल्स के अंदर भी पढ़ा था कि जो अपनी मर्ज़ी से बड़े बड़े पत्थर निकल लेते हैं ताकि फूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प मिल सके। तो गिजट के बाद इसकी फूड इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, वहाँ पे भी डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ होते हैं और फूड के ऊपर वर्क करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज और लिवर से बनने वाली सेक्रीशंस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आती हैं, और ये सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने मैमल्स के अंदर देखा था। जहाँ पे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में मिलती हैं वहाँ पे सीका यानी कि थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इनकी एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली है। ये वो पोर्शन है जिसको क्रॉप कहते हैं। ये सिर्फ फूड को स्टोर करने का काम करता है, थैली की तरह का स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करता है ताकि बाद में उसको अगले हिस्से में यानी कि गिजट वगैरह में भेजा जा सके और वहाँ पे इसको डाइजेशन और ब्रेक डाउन स्टार्ट की जा सके। तो ये वाला पोर्शन ये गिजट वाला पोर्शन है, ये येलो वाला पैंक्रियाज और लिवर है, और ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज और लिवर की ट्यूब्स अटैच्ड हैं, इनसे बनने वाली सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एंड पे इसका लास्ट पार्ट जिसको क्लोएका कहा जाता है। ये जो दरमियान में ये जाला सा बना हुआ है मेम्ब्रेन होती है जिसको मिजेंट्री कहा जाता है। ये इंटेस्टाइन को उसकी जगह पे रखती है और आपस में उसके गुंजल नहीं पड़ने देती, यानी कि उलझने से उसको बचा के रखती है। तो बर्ड्स के अंदर भी रेप्टाइल्स की तरह से क्लोएका होता है, यानी कि ये एक शेयर्ड ओपनिंग है। इसी के थ्रू इनका अनडाइजेस्टेड फूड, इनके नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि रेप्टाइल की तरह से यूरिक एसिड की फॉर्म में ही होते हैं, और तीसरा इनके रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स एग्स और स्पर्म सभी इसी एक ही रास्ते से बाहर जाते हैं। तो बर्ड्स को उनके फीडिंग हैबिट्स की बेस पे ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। तो ये ग्रुपिंग आर्टिफिशियल है क्योंकि ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाला स्टैंडर्ड सिस्टम है उसके साथ तो रिलेट नहीं करती, लेकिन बर्ड्स को स्टडी करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ मसले भी हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम एक ये है कि एक परिंदा सारी ज़िंदगी कोई एक ही चीज़ नहीं खाता। छोटे बर्ड्स और चीज़ खाते हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो डाइट बदल जाती है, और मज़ीद बड़े हो जाएं तो डाइट बदल जाती है। इसके अलावा अगर एक कोई बर्ड एक चीज़ खा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम खा रहा है, और गंदम ख़त्म हो गई तो उसको कोई अल्टरनेट चीज़ देखनी पड़ेगी, वरना भूखा मर जाएगा। तो वो चावल या बाजरा खाना शुरू कर देगा।
एग्जाम्पल दी गई है रोबिन की। रोबिन एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि माचिस के ऊपर और रोबिन नील की डब्बी पे बनी होती है। तो ये वर्म्स यानी कि सुंडियों पे और इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करती है। सर्दियों के अंदर जब ये सुंडियाँ और इनवर्टिब्रेट्स नहीं मिलते खाने को, तब यही स्पैरो अपनी डाइट को शिफ्ट करके ये जो पौधों पे लगने वाली बेरीज़ होती हैं इन पे फीड करना शुरू कर देती है। तो कुछ फीडिंग हैबिट्स के अंदर बर्ड्स और इंसान ये एक ही चीज़ पे आ जाते हैं। मतलब ये है कि ये पेस्ट के तौर पे काम करते हैं। जो चीज़ इंसान ने खानी है बर्ड ने भी वही खानी है। इसके अंदर अनाज को खाने वाले बर्ड्स आते हैं और फ्रूट्स और सब्ज़ियों को खाने वाले बर्ड्स आते हैं। तो ये फलों सब्ज़ियों के बागों को और हमारी जो क्रॉप्स होती हैं जिस तरह से गंदम वगैरह या मकई है, इसका बड़ा नुकसान करते हैं। और ये हर साल कई लाख डॉलर का नुकसान इन्हीं की वजह से ही होता है। तो कुछ बर्ड्स के अंदर फ्लॉकिंग एंड रूस्टिंग हैबिट्स है। मतलब ये कि ये बहुत बड़ा ग्रो बना के इकट्ठे ही आते हैं। इसमें एग्जांपल है यूरोपियन स्टारलिंग की। एक चिड़िया होती है लेकिन बड़े साइज़ की होती है। रेड विंग ब्लैक बर्ड है, ये भी स्पैरो है, कौवा नहीं है। ब्लैक बर्ड स्पैरो होती है, कौवा नहीं होता। तो ये लाखों की तादाद में यानी कि आते हैं। और जिस तरह से वो लोकस्ट या टिड्डी दल आते हैं और जो अनाज की फसलें और बाग रास्ते में आते हैं ये उनको उजाड़ के रख देते हैं। इसके अलावा मोनोकल्चर एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। उससे ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मकई की फसल है और जहाँ तक नज़र जाती है सब ने मकई ही उगाई हुई है। तो उसका बर्ड्स को ये बेनिफिट होता है कि मकई खाने वाले बर्ड्स लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर रेवड़ बना के वहाँ पे आ जाते हैं। और इनका इतना झुंड होता है कि जितनी देर में बंदा इनको भगाता है या डराता है शोर करके फायरिंग करके, उतनी देर में ये फसल का बेड़ा गर्क कर देते हैं सारी का। तो ये प्रॉब्लम्स बाहर की कंट्रीज़ में वैसे ज़्यादा हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने इस तरह के स्पैरोज़ और जितने भी बर्ड्स थे ये सारे मार मार के वैसे ही खा लिए हुए हैं। इसमें से जो ग्रीन कलर का तोता होता है आम, जो यहाँ पे उड़ता फिरता है रेड चोंच वाला, एक दौर था कि ये भी पाकिस्तान में पेस्ट कंसिडर होता था। यानी कि इतने ज़्यादा थे कि अमरूद और दूसरी फसलें बर्बाद कर देते थे। लेकिन अब ये बहुत कम रह गए हैं, इस वजह से फसलों को कोई नुकसान नहीं करते। आगे जो बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि शिकारी परिंदे होते हैं, ये चूँकि वैसे भी एक इलाके में तादाद में बहुत कम होते हैं और ये फूड चेन और फूड वेब के बिल्कुल टॉप लेवल पे यानी कि एपेक्स प्रेडेटर्स में आते हैं। इस वजह से इनकी वजह से ये जो पोल्ट्री, मुर्गियाँ वगैरह, बटेरे, इस तरह के जानवर, पालतू जानवर और गेम बर्ड वो परिंदे होते हैं जिनका शिकार किया जाता है। जिस तरह से तितर, बटेरे, चकोरे वगैरह ये गेम बर्ड्स होते हैं। और या फिर कमर्शियल फ़िशरीज़ यानी कि मछली फार्म वगैरह पे इनका कोई ना होने के बराबर ही असर है क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। और कोई एक आधा परिंदा या मछली ले भी जाएंगे तो बाकियों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी वजह इसको फिर भी इंसान तकरीबन अपने इलाके में भी और बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ यूके यूएसए में भी लोग अपनी कम इल्मी की वजह से समझते हैं कि ये हमारा बहुत नुकसान करते हैं और ये बहुत सारे परिंदों को जो इंसान के खाने वाले उनको ये खा जाते हैं। इस वजह से लोग इनको शूट भी कर देते हैं और इनको जहर वगैरह दे के भी मारने की कोशिश करते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।